विनायक 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 क्या विनायक विनायक लगाए रहते हो? कैसा लगा आपको? कैसा लगा आपको सर? अच्छा लगा, बुरा लगा? शर्मा जी, अमित शाह का बयान सुना आपने? बिल्कुल सुना है, पूरे देश ने सुना है, पूरे विश्व ने सुना है। कैसा लगा बयान सुन के, क्या लगा? उनकी खीज, उनकी बौखलाहट, उनकी छटपटाहट, उनका गुस्सा, उनकी खुंदक, वो सब निकल के एक बयान में बाहर आ गई। क्या बात कर रहे हैं? अंबेडकर जी के खिलाफ जो उनकी बयानबाजी हुई, वो सारी उनकी उसमें एक ही लाइन में, दो लाइनों में निकल के सारी बाहर आ गई। जो अब तक से उनकी खींच भरी पड़ी थी, वो निकल के बाहर आ गई। अंबेडकर कहने में कौन सी ऐसी खुन्नस निकल के आ गई और कौन सा अपमान? आपका नाम क्या है सर? मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा। विनायक 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 क्या विनायक विनायक लगाए रहते हो? कैसा लगा आपको? कैसा लगा आपको सर? अच्छा लगा, बुरा लगा? बुरा लगा ना? नहीं। नहीं, झूठ बोल रहा है। तो दोस्तों फिर से आ गए हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। अमित शाह के बयान के बाद बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि सबसे पहले अंबेडकर का अपमान तो कांग्रेस वालों ने किया है। अब इसी बात को लेकर शर्मा जी ने सबकी पोल खोल कर रख दी है। शर्मा जी ने हर एक चीज डिटेल में बताया कि किसने अंबेडकर का अपमान किया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे और अपनी राय कॉमेंट में जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आदमी ना दो वक्त में जब सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है वक्त के साथ, एक आदमी जब नशे में होता है और एक आदमी जब बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, तब अक्सर उसके मुंह से सच निकलता है। 99% जो है उसके मुंह से सच निकलता है। बात तो सही है। तो उस वक्त वो खैर नशे में तो नहीं थे, लेकिन सीधी सी बात है, और वो थे गुस्से में, बेहद गुस्से में जब व्यक्ति होता है उसके मुंह से बातें निकल जाती हैं, और वो उनके मुंह से वो बात निकल गई। अब ये खीज और छटपटाहट और बौखलाहट जो थी वो क्या चीज की है कि पिछली बार के चुनाव में उन्होंने नारा दिया 400 पार 400 पार, लेकिन अंबेडकर जी का संविधान जो था वो उन्हें 400 पार करने से रोक गया, क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने, कांग्रेस पार्टी ने, सबने क्या मुद्दा उठाया था कि ये संविधान बदल देंगे। और जैसा कि उनके मन में था, आपने देखा है ना, उनके कम से कम 1 दर्जन मंत्री संतरियों ने लगातार यही बयान दिए थे कि हमें 400 पार करा दो, हम संविधान बदल देंगे। अच्छा, जा रहा है कि अंबेडकर के नाम पर अगर कोई राजनीति कर रहा है तो वो सिर्फ विपक्ष कर। किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? अंबेडकर जी के नाम पे कैसी राजनीति? अंबेडकर जी की वो सम्मान कर रहे हैं तो क्या ये राजनीति है? अंबेडकर जी के अपमान का अगर वो मुद्दा उठा रहे हैं तो क्या राजनीति है? क्या क्यों नहीं उठाएगा विपक्ष? जब आप अंबेडकर जी का सम्मान नहीं करोगे, अंबेडकर जी का अपमान करोगे, तो जाहिर सी बात है। सबसे पहले अपमान कांग्रेस ने किया था। किस तरह से, ये तो बताएं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। हाँ। डिटेल तो दें, आपके पास है डिटेल कैसे अपमान करा था? भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। कह रहे हैं कि जिस तरह से कैबिनेट से चाहे वो इस्तीफा लेना हो बाबा साहब का नेहरू के टाइम में, तो सबसे पहले अपमान उसी टाइम उनका। ठीक, बिल्कुल, आपने इस्तीफे की बात करी, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बिल्कुल जेन्युइन बात में आप आपकी मान गए ना। डिटेल तो दें वो कि किस तरह अपमान करा। 1946 की अंतरिम सरकार में जब गठन हुआ था, अंतरिम सरकार में सबसे पहले कानून मंत्री कौन थे? हमारे बाबा साहब अम्बेडकर थे। उसके बाद जब हमारे देश में आम चुनाव होने वाले थे 1951-52 में, उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दिया था, और वो पूना पैक्ट में जो है दलितों और महिलाओं के जो बिल लाने गए थे उसमें उनके मतभेद हुए थे, तो उससे क्षुब्ध होकर अम्बेडकर साहब ने इस्तीफा दे दिया था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और उसके बाद हमारे आम चुनाव जो है संपन्न हो गए थे 51-52 में। कांग्रेस ने बकायदा, मैं मानता हूं, उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करा और अम्बेडकर साहब चुनाव भी हारे लोकसभा का। लेकिन उसके बाद जो चुनाव हारने के बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी से उनको राज्यसभा में कौन लेके आया, ये तो बता दो जरा। बोल। सत्ता पक्ष में एक सवाल पूछता हूं कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में सारे कांग्रेसियों का बहुमत था, वो उनको फिर से दोबारा जब राज्यसभा में लेके आए तो किस लिए लेके आए? और 51-52 की जब कैबिनेट गठित होती है, मैं 51-52 की जब कैबिनेट गठित हुई, फिर से उन्हें कानून मंत्रालय दिया, फिर से उन्हें कानून मंत्री बनाया और श्रम मंत्री भी बनाया। तो क्या ये अपमान है? क्या ये अपमान है? दो बार जो व्यक्ति कांग्रेस में शामिल भी नहीं, कांग्रेस के साथ उसके मतभेद हैं, और उसके बावजूद कांग्रेस उन्हें इतना चाहती है कि वो लोकसभा नहीं जीत सके, तो उन्हें राज्यसभा के द्वारा उनको संसद में लेके आए और उन्हें अपना कानून मंत्री नियुक्त करा। क्या नेहरू जी के पास कैंडिडेट नहीं थे? क्या नेहरू जी के पास संख्या बल नहीं था? क्या नेहरू जी के पास सांसद नहीं थे? 367 सांसद जीते थे 51-52 के चुनाव में कांग्रेस के चिन्ह पर, और 47% वोट हासिल हुआ था, 47% वोट। तो 367 में से क्या उन्हें एक व्यक्ति ऐसा नहीं लगा कि जिसके लिए वो अंबेडकर जी के लेके आए? क्यों लेके आए? वो जानते थे ना योग्य आदमी है, इन्हें सम्मान देना चाहिए, और यही देश को कानून व्यवस्था बढ़िया दे पाएंगे। तो ये सम्मान है, अपमान है? कहा तो ये भी जाता है कि बाबा साहब को जब भारत रत्न देने की बात आई थी तो वो बीजेपी ने दिया। बिल्कुल। इन बीजेपी मंदबुद्धियों से मैं एक बात पूछना चाहता हूं। आज अल्फ्रेड नोबेल साहब के नाम पे पूरे विश्व में जो है पुरस्कार दिए जाते हैं। जिन्होंने वो पुरस्कार शुरू करा, क्या वही पुरस्कार आप अल्फ्रेड नोबेल को दोगे? तो क्या ये उनकी इज्जत होगी? उनका अपमान होगा या सम्मान होगा? लता मंगेशकर जी के नाम पे जो अवार्ड दिए जाते हैं, वही अवार्ड आप लता मंगेशकर जी को ही पलट के दोगे, तो क्या ये सम्मान है या अपमान है? बात तो सही है। अब बाबा साहब अंबेडकर की मैं तुलना करता हूं एक स्कूल के प्रिंसिपल से। एक स्कूल जो है बनाया जाता है, एक स्कूल में उसमें प्रिंसिपल अपने कुछ नियम कायदे कानून बनाते हैं, स्कूल चालू होता है और उसमें वो हर साल ये फैसला देते हैं, ये नियम बनाते हैं कि इस स्कूल में 3 बच्चों को हर साल जो है बहुत बढ़िया बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड दिया जाएगा। अब वो ठीक है 4-5 साल तक, 10-20 साल तक जो है अवार्ड दिए जाते हैं। उसके बाद सारे स्टूडेंट मिलकर आवाज उठाते कि नहीं, ये अवार्ड तो प्रिंसिपल को जाना चाहिए। तो क्या ये प्रिंसिपल का अपमान है कि सम्मान है?
क्या ये अपमान है सम्मान है? जो स्कूल का प्रिंसिपल है उसी को आप बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड दोगे? यही नहीं, अभी और सुनिए जी, ये अपमान है या सम्मान है? नहीं है, क्या माना जाएगा इसे? अपमान माना जाएगा, सम्मान माना जाएगा? अरे बताइए साहब, आप तो खुद ही जानते हैं, आप तो खुद ही। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये अपमान है या सम्मान है? जिसके नाम से पुरस्कार शुरू हो रहा है, जो पुरस्कार देने वाला व्यक्ति है उसी को आप पुरस्कार देकर सम्मानित करोगे। तो भाई साहब, भारत रत्न से तो वो बहुत बड़े हैं। भारत रत्न तो उन्होंने ही शुरू करा था, और भारत रत्न के आप अपमान की बात करते हैं। तो पिछले साल आपको याद है, संविधान में ही प्रावधान है कि 3 से ज्यादा व्यक्ति को भारत रत्न नहीं दिया जा सकता। पिछले साल आपने 5 लोगों को दिया या नहीं दिया? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भारत रत्न का ये अपमान हुआ, सम्मान हुआ? संविधान का अपमान हुआ, सम्मान हुआ? ये बता दीजिए। इनका कोई जवाब देने वाला है क्या? नहीं देंगे वो। संविधान की किताब के जो है देश के प्रधानमंत्री सर से लगाते हैं, उसको चूमते हैं, और आप कह रहे हैं कि संविधान रचयिता का ही अपमान। बिल्कुल बिल्कुल, उसी संविधान को सिर से लगाते हैं, माथे से लगाते हैं, चूमते हैं। सुबह उठ के वो अपनी पूरी फोटो सर्कुलेट कर देते हैं, हमने संविधान का सम्मान करा, और दोपहर होते होते उसी संविधान की वो धज्जियां उड़ा देते हैं। सही पकड़े हैं। अब 2 साल पहले की बात करिए, 2022 में आपको याद है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया दिल्ली सरकार के हक में, संविधान के दायरे में रहते हुए फैसला दिया था ना, कि दिल्ली सरकार की सारी कार्यकारी और विधायी शक्तियां दिल्ली सरकार के हाथ में रहेंगी। मोदी जी ने क्या करा? संविधान का अपमान करते हुए उसी को जो है अध्यादेश लाके पलट दिया, और सारी जो शक्तियां एलजी के हाथ में दे दी। तो यह बात तो सही है। अपमान है, सम्मान है? उसके बाद आपकी बात दूसरी करते हैं, आपने 1991 वर्षिप एक्ट है, संविधान में शामिल है, उस 1991 वर्षिप एक्ट का आप अपमान करते हुए लगातार उसका दखल अंदाजी करते हुए उसके अगेंस्ट जाके पूरे देश में आप एप्लीकेशन दायर कर रहे हो, मंदिर मस्जिद में। तो क्या ये अपमान है, सम्मान है? जब 1991 वर्षिप एक्ट पास हो गया, संविधान में शामिल हो चुका, तो आपने फिर उसे क्यों बदलना चाहा? बोल बोल। अब आप कहते हो कि संविधान संशोधन की बात आती है, अगला जो सवाल उठाते हैं कि कांग्रेस ने संविधान का इतना अपमान करा कि उसने 82 संशोधन करे। हाँ, कांग्रेस जो है आखिर अमित शाह के पीछे क्यों पड़ गई है? वो कह रहे हैं कि ये मेरे इस्तीफा मांग रहे हैं, मेरे से माफी मंगवा रहे हैं, लेकिन इनकी मंशा पूरी नहीं। आप दे दीजिए, फिर नहीं होती पूरी। आपको अगर इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरे इस्तीफे से इनकी मंशा पूरी नहीं होती और आप पाक साफ है, दे दीजिए ना इस्तीफा। फिर क्यों नहीं देते इस्तीफा? दे हाँ, दे दीजिए। जब आप कह रहे हो कि मेरी मंशा नहीं है और इनकी मंशा, भाई आराम से, थोड़ा सा 15 साल का टाइम दे रहे हैं। हाँ, आप कह रहे हैं कि मेरी इनकी कोई मंशा पूरी नहीं, तो ठीक है जी, इनकी मंशा पूरी मत होने दीजिए ना, दे दीजिए इस्तीफा, दे दीजिए। इनकी मंशा तो तब भी नहीं पूरी होनी, तो आपको इस्तीफा देने में अर्ज क्या है? क्यों अर्ज है? आप कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए अमित शाह, इस्तीफा होना ही चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि मेरे सिर्फ 11-12 सेकंड के वीडियो को वायरल किया जा रहा है, पूरी वीडियो क्यों नहीं दिखाई? भाई अच्छा, हमको सिखा रिया है। सब एक लाइन में दुनिया का ना आदमी की पहचान हो जाती है कि उसके मन में क्या है, उसके दिल में क्या है, उसके दिमाग में क्या है। अंबेडकर साहब ने सबसे पहले सिर्फ एक ही लाइन बोली थी, मैं सबसे पहले भारतीय हूं और अंत में भी भारतीय हूं। पहले भी भारतीय और अंत में भी भारतीय हूं, सिर्फ ये 2 बातें बोली गई थी इसमें, और उसी बात से उनका पहचान हो गई ना, कि वो जात पात ऊंच नीच इन सब चीजों से दूर थे, वो सिर्फ भारतीय थे और भारतीय संविधान को ही मानते थे, और भारतीयता ही उनकी पहचान थी। तो इसी तरह से जो उनकी मेंटलिटी वो एक ही लाइन में सामने आ गई। पता नहीं कब से भरे बैठे थे, पिछले चुनावों से भरे बैठे थे कि